76 घंटे के अंदर एक बार फिर रूस की सेना को निशाने पर क्यों रहा है। राजधानी कीव में इससे पहले भी हमला होते रहा। दावा यह भी किया जा रहा है कि रूस ने घातक ईरानी ड्रोन शाहिद 136 से कीव के सेंटर और आसपास के इलाकों को निशाने पर लिया है। जी हाँ, इस हमले में कीव के जो बुनियादी ढांचा था उसे काफी नुकसान होने का दावा किया जा रहा है। 76 घंटे के अंदर कीव का कवच भेद कर रूस की ड्रोन ने फिर से डर फैलाने की कोशिश की। कीव में रात भर खतरे को बताते सायरन गूंजते रहे। दहशत के मारे लोग जहां छिपे थे वहीं छिप गए, कोई बंकर में, कोई घर में, तो किसी ने खंडहर वाले मकानों को अपनी ढाल बना लिया। पुतिन के घातक ड्रोन प्रहार करते हैं और कीव के लोग जान बचाने के लिए जद्दोजहद। पश्चिमी मीडिया में दावा किया जा रहा है कि रविवार रात रूस की सेना ने कीव पर शायद 136 ड्रोन से हमला किया। यूक्रेन की सेना ने 9 ड्रोन मार गिराए, लेकिन बाकी ने कहर बरपा दिया। कीव के सेंटर और शेवचिनकिव्स्की इलाके में हमले के बाद आग लग गई। महायुद्ध में रूस ने अपने ड्रोन से जितना कहर यूक्रेन पर ढहाया, उतना शायद उसकी मिसाइल से देखा गया हो। यूक्रेन पर हुए ताबड़तोड़ हमलों में ज्यादा नुकसान रूस की तरफ से दागे ड्रोन से हुआ है। कीव से लेकर खार्किव तक यूक्रेन की जमीन को ईरानी ड्रोन ने छलनी कर दिया। जर्रा बराबर जमीन भी रूस के बारूद से बची नहीं है। इलाके की मेयर का दावा है कि शाम से ही कीव पर अटैक की तैयारी शुरू हो गई थी। रात बढ़ने के साथ ही ईरानी ड्रोन ने कहर बरपाना शुरू कर दिया। ड्रोन अटैक में यूक्रेन के बुनियादी ढांचे को काफी नुकसान पहुंचा है। रूस के ड्रोन का कीव के कवच को भेदना जाहिर करता है कि रूस की सेना कीव की सीमा के काफी अंदर घुस चुकी है, जो ज़ेलेंस्की के लिए बड़े खतरे का संदेश दे रही है। अगर मॉस्को से कीव की दूरी को देखा जाए तो दोनों देशों के हेडक्वार्टर के बीच करीब 710 किलोमीटर का फासला है। यानी अब पुतिन का टारगेट यूक्रेन का कोई दूसरा इलाका नहीं, बल्कि ज़ेलेंस्की का हेडक्वार्टर है। और ये दूरी घातक ड्रोन के लिए कुछ ज्यादा नहीं। क्योंकि ईरानी ड्रोन शायद 136 की मदद से करीब 2000 किलोमीटर की दूरी तक दुश्मन के ठिकाने को निशाना बनाया जा सकता है। ड्रोन बम बरसाता नहीं है, बल्कि खुद एक बम की तरह है, जो अपने टारगेट से टकराकर उसे तबाह कर देता है। रिमोट से कंट्रोल होने वाला ड्रोन टारगेट से भटकता नहीं, सटीक प्रहार करता है। और खास बात यह कि शायद 136 ड्रोन कई घंटे तक उड़ान भर सकता है। लेकिन इस बीच सवाल उठता है कि कैपिटल कीव में घुसे घातक ड्रोन सरहद पर तैनात एंटी ड्रोन सिस्टम के निशाने पर कैसे नहीं आए? क्या यूक्रेन का एंटी ड्रोन सिस्टम जंग में बेदम पड़ गया है? ठंड के मौसम में क्या एंटी ड्रोन सिस्टम काम नहीं कर रहा? क्या ईरानी ड्रोन एंटी ड्रोन सिस्टम के कवच को भेद सकता है? तो सुन लीजिए, ईरान का उड़ता बम न सिर्फ इलेक्ट्रॉनिक जैमिंग को भेद सकता है, बल्कि एंटी एयरक्राफ्ट को भी चकमा दे सकता है। एक बार टारगेट लॉक हो जाए तो इसे रोकना नामुमकिन है। अब पुतिन की इस घातक चाल को चकमा देना ज़ेलेंस्की के सामने अब तक की सबसे बड़ी चुनौती होगी।
और अब आपको दिखाते हैं युद्ध से जुड़ी 10 बड़ी खबरें। यूक्रेन ने हमले का एक वीडियो जारी किया है जिसमें यूक्रेन के MI हेलीकॉप्टर रॉकेट बरसाते नजर आए हैं। रूस के मरकोव्स्की में बड़ा हादसा हो गया है। रूस के तेल डिपो में भीषण आग लग गई। आग लगने से हड़कंप मच गया। यूक्रेन की राजधानी क्यू पर फिर बड़े हमले का दावा सामने आया है। यूक्रेन की तरफ से दावा यह किया गया है कि क्यू पर दोबारा ड्रोन से हमला किया गया है। यूक्रेन की तरफ से हमले का एक वीडियो भी जारी किया गया है जिसमें ड्रोन से ताबड़तोड़ हमले किए जा रहे हैं। दावा किया गया कि रूस के ठिकानों को तबाह कर दिया गया है। ग्रीस ने अमेरिका के सामने एक बड़ा ऑफर रखा जिसमें यूक्रेन को S-300 मिसाइल सिस्टम देने की बात कही गई है। ग्रीस के ऑफर से रूस नाराज हो गया। रूस ने एक बार फिर से बड़े हमले की तैयारी कर ली है। दावा तो यह भी किया जा रहा है कि रूस ने ईरान के आत्मघाती ड्रोन अराश 2 को तैनात कर दिया है। यूक्रेन की तरफ से दावा किया गया कि रूस ने अवनगार्ड मिसाइल तैनात कर दी है जिससे यूक्रेन पर फिर से तबाही के बादल मंडरा रहे हैं। कीव पर हमले के बीच अमेरिका ने यूक्रेन को पैट्रियट सिस्टम देने का ऐलान किया है जिसके बाद पुतिन ने बाइडेन को चुनौती दी है। रूस और यूक्रेन के बीच जंग का एक और वीडियो आया सामने जिसमें हमलों के बीच एक सैनिक फायरिंग करता दिखा। डोनेस्क से तबाही की एक और तस्वीर सामने आई है। बताया गया कि हमले में डोनेस्क का एक अस्पताल तबाह हो गया है। हमलावरों ने अस्पताल पर फायरिंग की है। महायुद्ध के बीच पुतिन के एक कदम ने ज़ेलेंस्की के माथे पर शिकन ला दी है। दावा तो ये किया जा रहा है कि रूस ने अवनगार्ड मिसाइल को तैनात कर दिया है जिसका एक वीडियो भी रूस के रक्षा मंत्रालय द्वारा जारी किया गया था। पुतिन का दैत्य छाट गया है। कीव को धूल धूसरित करने के लिए महाविनाशक के डैने फड़फड़ा रहे हैं। खेरसौन की हाहाकारी हार से टूटे पुतिन ने इस महाकाय संहारक को ड्यूटी पर तैनात कर दिया है। इस विनाशक की विनाश लीला की हर एक दास्तान आप तक पहुंचाएंगे क्योंकि ये वो दानव है जो एक बार में इतनी दांती ताकत के साथ फायर होता है कि जहां गिरता है वहां का जर्रा जर्रा माटी में मिल जाता है। अपने पीछे पुतिन का ये महादैत्य ऐसे निशान छोड़ता है कि आने वाली कई सदियों तक मानव सभ्यता अपने दुर्भाग्य पर आंसू बहाती रहे। इस हथियार के इस्तेमाल का मतलब क्या है, इसकी डिटेल समझने की कोशिश करते हैं क्योंकि पुतिन ने इतनी बर्बादी के बाद ऐसा संहारक हथियार निकाला है तो उन्हें क्यों निकालना पड़ा है। ऐसा ये कौन सा हथियार है जो युद्ध की दशा और दिशा दोनों बदल देगा। इसका नाम है एवनगार्ड। ये हाइपरसोनिक मिसाइल है। आवाज से 27 गुना तेजी वाली रफ्तार। धरती पर किसी भी टारगेट को 30 मिनट में मिटा देने की महाशक्ति। पुतिन ने अब तक अपने जखीरे में एवनगार्ड को छिपा रखा था और इधर रूस के जनरल और कर्नल दावा करते रहे कि युद्ध तो महज 72 घंटे में खत्म करना है। रूस को ज़ेलेंस्की ने इतने जख्म दिए हैं कि पुतिन के सामने विकल्प खत्म होते जा रहे हैं। रूस के हथियार गोदाम में रखी मिसाइलें अब नहीं चली तो समझिए इनमें जंग लग चुकी है क्योंकि दुनिया भर के एक्सपर्ट भी मानते हैं कि लड़ाई अब ऐसे मोड़ पर पहुंच गई है जहां या तो इधर होगा या उधर। मतलब भीषण जंग की आशंका के काले बादल अभी दुनिया पर मंडराते रहेंगे। फिलहाल दुनिया की नई संहारक हाइपरसोनिक मिसाइल को और डिटेल में समझते हैं।
27 दिसंबर 2019 को रूसी सेना ने एक नए अंतर महाद्वीपीय मिसाइल सिस्टम को शामिल किया। एवनगार्ड हाइपरसोनिक श्रेणी का मिसाइल सिस्टम है। हाइपरसोनिक श्रेणी में ध्वनि की गति से 5 गुना या उससे अधिक तेज रफ्तार वाली मिसाइलें शामिल होती हैं। एवनगार्ड को तैनात किए जाने की जानकारी रूस के रक्षा मंत्री सर्गेई शोइगु ने खुद राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन को दी है। ये मिसाइल 33,000 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से लक्ष्य पर निशाना साधती है। हवा में ही इस मिसाइल की दिशा में बदलाव किया जा सकता है। परीक्षण के दौरान इसने मैक 27 की गति पकड़ी थी, जो लगभग 33,000 किलोमीटर प्रति घंटे के बराबर है। मैक 1 आवाज की गति मापने की इकाई है। इस मिसाइल को अजेय माना जाता है। अभी तक विकसित किए गए किसी रडार की पकड़ में ये मिसाइल नहीं आती। रूस की समाचार एजेंसियों के मुताबिक रक्षा मंत्रालय ने बताया कि एवनगार्ड हाइपरसोनिक मिसाइल के पहले रेजिमेंट को तैनात कर दिया गया है। इस रेजिमेंट को ओरल्स के ओरनबर्ग क्षेत्र स्थित सैन्य अड्डे पर तैनात किया गया है। इससे पहले भी रूस की हाइपरसोनिक मिसाइलें यूक्रेन पर कहर बरपा चुकी हैं। आपको याद हो तो पहली बार पानी के भीतर से निकली रूस की हाइपरसोनिक मिसाइल ने यूक्रेन को बड़े घाव दिए हैं। रूस दुनिया के उन देशों में शामिल है जिनके पास मिसाइल की सबसे उन्नत तकनीक है। रूस की मिसाइलों की मार ने ही पुतिन को यूक्रेन के 50% हिस्सों पर विजय पताका लहराने का मौका दिया था, वरना रूस के टैंकों को तो अमेरिका की जैवलिन मिसाइलों से ज़ेलेंस्की ने यूक्रेन में उनका कब्रिस्तान बना दिया। यूक्रेन ने हमले का एक और वीडियो जारी किया है जिसमें यूक्रेन के वायु हेलीकॉप्टर रॉकेट बरसाते नजर आ रहे हैं। वीडियो में आसमान से आग बरसाते हुए ये हेलीकॉप्टर नजर आ रहे हैं। यूक्रेन ने हेलीकॉप्टर से रॉकेट दागे हैं। दरअसल ये MI हेलीकॉप्टर है जो कि अमेरिका ने यूक्रेन को प्रोवाइड किया है और इसी हेलीकॉप्टर से रिटेलिएट करते हुए, पलटवार करते हुए यूक्रेन ने रशिया के कई सैन्य ठिकानों को नेस्तनाबूद करने का बड़ा दावा किया है। ये तो कई मिसाइल रूस अब तक यूक्रेन पर दाग चुका है और ऐसे में सवाल ये उठता है कि आखिर एवनगार्ड की तैनाती से यूक्रेन दहशत में क्यों आ गया है। तो वजह बिल्कुल साफ है, क्योंकि एवनगार्ड पुतिन के बारूदी तहखाने में अब तक छिपी रही सबसे ताकतवर मिसाइल में से एक है। पुतिन के पास हाइपरसोनिक मिसाइलों का बड़ा बेड़ा है, जिसकी प्रदर्शनी खुद पुतिन ने अपने हथियार के भंडार खोलकर दिखाए थे। पुतिन अब तक इस्कंदर, किंजल, सेरकॉन जैसी मिसाइलों का इस्तेमाल कर चुके हैं, लेकिन वो अपनी युद्धपोत मॉस्कोवा को नहीं बचा पाए, क्राइमिया के कर्च ब्रिज को उड़ने से नहीं रोक पाए, हेरसॉन की हार से नहीं बच सके। एवनगार्ड मिसाइल सिस्टम 2 हिस्सों से मिलकर बना है, जिसमें हमलावर मिसाइल को एक दूसरे बैलिस्टिक मिसाइल पर री एंट्री बॉडी की तरह ले जाया जाता है। ये मिसाइल हमले से पूर्व के अंतिम क्षणों में तेजी से अपना मार्ग बदलने में सक्षम है, जिसके कारण इसके लक्ष्य का पूर्वानुमान लगाना और इसे निष्क्रिय करना लगभग असंभव है। ये मिसाइल सिस्टम 6000 किलोमीटर दूर स्थित लक्ष्य को सफलतापूर्वक नष्ट कर सकता है और लगभग 2000 किलोग्राम के भार के परमाणु हथियार को ले जाने में सक्षम है। एवनगार्ड मिसाइल 2000 डिग्री सेंटीग्रेड तक तापमान सहन कर सकती है। इस मिसाइल में स्क्रैमजेट इंजन का इस्तेमाल किया गया है। मार्च 2018 में रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने घोषणा की थी कि रूस अगली पीढ़ी की मिसाइलों का परीक्षण कर रहा है। एवनगार्ड भी इसी कार्यक्रम का हिस्सा है। मार्च 2018 की सैन्य परेड में रूसी राष्ट्रपति ने एवनगार्ड के साथ कई दूसरी मिसाइलों के निर्माण की योजना को साझा किया था। रूसी राष्ट्रपति ने इस कार्यक्रम को अमेरिका के एंटी बैलिस्टिक मिसाइल संधि से 2002 में पीछे हटने से जोड़कर दिखाया था। असल में अमेरिका के सारे बड़े शहर रूस की मिसाइलों के टारगेट पर हैं। यूरोपियन यूनियन के वो देश जो ज़ेलेंस्की को डायरेक्ट हथियारों की खेप पहुंचा रहे हैं, पुतिन की मिसाइलों की रेंज में है, जैसे लंदन, बर्लिन, पेरिस, वार्सो, रोम, एम्स्टर्डम, हेलसिंकी।
पुतिन एवनगार्ड से पहले एक ऐसी खतरनाक मिसाइल का इस्तेमाल जंग में कर चुके हैं। उसका नाम है किंजल मिसाइल। यह मिसाइल आवाज से 10 गुना ज्यादा स्पीड से उड़ान भरने में सक्षम है और परमाणु बम गिराने की ताकत रखती है। इतनी ज्यादा स्पीड की वजह से ये दुश्मन को प्रतिक्रिया देने का मौका नहीं देती है और उसे तबाह करके रख देती है। इस रूसी हाइपरसोनिक मिसाइल की ताकत का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि इसका तोड़ अभी अमेरिका समेत किसी भी नेटो देश के पास नहीं है। किंजल हाइपरसोनिक मिसाइल करीब 2000 किलोमीटर तक मार कर सकती है। किंजल मिसाइल परंपरागत विस्फोटक के अलावा 500 किलो टन के परमाणु बम भी ले जा सकती है। ये परमाणु बम हिरोशिमा पर गिराए गए परमाणु बम से 33 गुना ज्यादा शक्तिशाली हो सकते हैं। लेकिन इन मिसाइलों की अचूक मार से भी ज़ेलेंस्की डिगे नहीं। यूक्रेन ने सरेंडर नहीं किया। विदेशी हथियार और यूक्रेन की सेना के जोश ने युद्ध में ज़ेलेंस्की को अब तक टिकाए रखा है। बड़े हमले का दावा सामने आया है। यूक्रेन की तरफ से दावा यह किया गया है कि कीव पर दोबारा ड्रोन से हमला किया गया है। तो इस वक्त ये तस्वीरें साथ साथ हम आपको दिखा रहे हैं, जहां राजधानी कीव पर ये पहली कोशिश नहीं बल्कि युद्ध के शुरुआती वक्त से लेकर निशाना एक ही है, वो है राजधानी कीव। लेकिन इसकी किलेबंदी यूक्रेनी सेना ने पूरी तरीके से किया है। हाल ही में पुतिन ने यह भी साफ किया था कि तबाही पहले से ही ज्यादा प्लान की गई थी और अब ये माना जा रहा है कि पुतिन का इशारा अपने ऑन-गार्ड मिसाइल की ओर था, क्योंकि कहा जाता है कि पुतिन को अपनी इस मिसाइल पर सबसे ज्यादा भरोसा है। पुतिन की एक मिसाइल की जानकारी आपको जरूर होनी चाहिए। रूस की हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल ज़िरकॉन एक एंटी शिप मिसाइल है। यह मिसाइल ध्वनि की रफ्तार से करीब 9 गुना अधिक तेजी से हवा को चीरती हुए दुश्मन पर हमला कर सकती है। मिसाइल की रफ्तार 8600 किलोमीटर प्रति घंटे की है। यह 1500 किलोमीटर दूरी तक सटीक निशाना लगाने में सक्षम है। यह 300 से 400 किलोग्राम वॉरहेड ले जा सकती है। इसके अलावा यह परमाणु हमला करने में भी पूरी तरह से सक्षम है। रूस के पास इंटरकॉन्टिनेंटल मिसाइलों की जो भारी तादाद है, असल में उसी के दम पर पुतिन अपनी साख बचाए रखने में सक्षम है। सोवियत काल में रूस ने अमेरिका को जवाब दिए जाने के लिए जिन मिसाइलों को विकसित करना शुरू किया था, वो अब तक जारी है। पुतिन की यार्स मिसाइल हो या पानी के नीचे से खुद ब खुद मार करने वाली परमाणु मिसाइल हो, जिसका रूस ने अभी तक नाम नहीं तय किया है। यही नहीं, पुतिन के पास फादर ऑफ ऑल बम भी है। और अब युद्ध के मैदान में एवनगार्ड गरजने वाली है। एवनगार्ड राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन की फेवरेट है। पुतिन इसे पश्चिमी देशों के लिए सबसे बड़ा खतरा करार देते आए हैं। एवनगार्ड की तैनाती की खबर उस वक्त आई है जब दुनिया भर के डिफेंस एक्सपर्ट तीसरे विश्व युद्ध की आशंका जता चुके हैं। नाटो के सेक्रेटरी जनरल जेम्स स्टोल्टनबर्ग ने पिछले दिनों एक इंटरव्यू में कहा था कि अब दुनिया पर तीसरे विश्व युद्ध का खतरा बढ़ गया है। वर्तमान में जो जंग जारी है, वो आने वाले दिनों में युद्ध सिर्फ यूक्रेन और रूस के बीच नहीं रह जाएगा। इस बात में अब कोई शक नहीं है कि यूक्रेन की ये जंग रूस और पश्चिमी देशों के बीच बड़े संघर्ष तक पहुंच सकती है। अगर ऐसा होता है तो फिर ये बहुत ही भयानक स्थिति होगी। दुनिया बारूद पर बैठी है और एक आदत दिल्ली की दरकार है, सुलगते ही स्वाहा हो जाएगी। लेकिन बावजूद इसके जंग की जलन में 2 देश जल रहे हैं, जिसका फिलहाल कोई हासिल नहीं देखता। और बिना नतीजे के खत्म हुआ युद्ध अगली बार होने वाली भयानक और भीषण युद्ध की बुनियाद रख देता है। कीव पर पहले ही बड़ा हमला कर चुकी है और अब दावा ये किया जा रहा है कि यूक्रेन पर दूसरा बड़ा हमला हो सकता है। पुतिन एक नए मिसाइल अटैक की तैयारी पूरी कर चुके हैं और आज रात या फिर कल सुबह तक यूक्रेन पर बड़ा अटैक हो सकता है। इस हमले को कामयाब बनाने के लिए एक सीक्रेट फ्लाइट की चर्चा भी की जा रही है।
नाटो से एक बहुत बड़ा ऑर्डर मिला और रूस के हेलीकॉप्टर का एक काफिला यूक्रेन की तरफ बढ़ चला। क्या इस हेलीकॉप्टर में पुतिन का कोई बड़ा कमांडर है या फिर उनका कोई बड़ा मंत्री है? हेलीकॉप्टर में पुतिन के रक्षा मंत्री मौजूद हैं, लेकिन क्या उनके साथ पुतिन भी हैं? अटैक हेलीकॉप्टर से घिरा ये मी-17 V5 हेलीकॉप्टर आखिर यूक्रेन के किस मिशन पर है? और ये सवाल कि क्या इसमें पुतिन है, इसे लेकर बहुत बड़ा सस्पेंस कई घंटों तक बना रहा। सर्गेई शोइगु खिड़की के बाहर देखते रहे, मोर्चों को समझते रहे। रूस की सही पोजीशन उन्हें बताई गई, मैप पर भी दिखाई गई। यह हेलीकॉप्टर कहां उतरे, रूस की फोर्सेस ने इनका पता नहीं लगने दिया, क्योंकि यह दौरा बहुत ही हाई प्रोफाइल था। ऐसे हेलीकॉप्टर्स का काफिला कभी भी ज़ेलेंस्की के एयर डिफेंस मिसाइल का टारगेट बन सकता था। जब खबर खोली तो सब हैरान रह गए। इसमें सिर्फ पुतिन के रक्षा मंत्री सर्गेई शोइगु थे और वो यूक्रेन की किसी सीक्रेट लोकेशन पर पुतिन का मैसेज लेकर आए। पुतिन का नया मैसेज क्या है? पुतिन युद्ध को किस तरह जीतना चाहते हैं? जनवरी से पहले उनका प्लान क्या है? इसे आप पुतिन की 3 स्ट्रेटजी से समझिए, जो दिसंबर में ही रूस की सेना को बड़े रिजल्ट दे सकती है। पहली स्ट्रेटजी, रूस अब ईरान के ड्रोन के हमले बढ़ाएगा। रिपोर्ट है कि रूस की सेना को नए ड्रोन की डिलीवरी मिल गई है और उसके हमले यूक्रेन के बिजली घरों पर और ज्यादा बढ़ेंगे। दूसरी स्ट्रेटजी, ईरान वाले ड्रोन अब क्राइमिया से लॉन्च नहीं किए जाएंगे। क्राइमिया पर रूस का बड़ा फैसला हुआ है। रूस अब क्राइमिया को बेस बनाकर यूक्रेन पर हमले नहीं करेगा, ताकि वहां यूक्रेन के जवाबी हमले से बचा जा सके। तीसरी स्ट्रेटजी, पुतिन दिसंबर में 2022 तक हवाई हमले तेज रखेंगे, ताकि उनकी नई आर्मी फॉर्मेशन जनवरी में ऑपरेशन के लिए तैयार हो जाए। पुतिन की इन तीनों नीतियों के बारे में तफसील से बताएंगे, लेकिन इसकी तैयारी कैसी की जा रही है, इसका बैकग्राउंड समझ लीजिए। आप पुतिन के माइंड गेम को और बेहतर तरीके से डिकोड कर पाएंगे कि आखिर पुतिन यूक्रेन की लड़ाई कैसे लड़ना चाहते हैं। रूस ने अपने लेटेस्ट अटैक में यूक्रेन पर 70 से ज्यादा मिसाइलों से हमला किया। हालांकि यूक्रेन का दावा है कि इसमें 90% हमलों को नाकाम कर दिया गया, लेकिन इन हमलों में यूक्रेन के बिजली घरों को फिर निशाना बनाया गया और हालात ये हैं कि यूक्रेन की 50% बिजली सप्लाई इस वक्त पूरी तरह से ठप है। ये ऐसा वक्त है जब यूक्रेन में कड़ाके की ठंड है, तापमान माइनस में चल रहा है और यूक्रेन के लोगों को घरों को गर्म रखने के लिए बिजली की बहुत जरूरत है। По Союзу, від країн-партнерів в Європі, від Сполучених Штатів Америки, які допоможуть зберігати стабільність зараз і в наступному році. Це стосується і оборонної підтримки, це стосується енергетичної, макрофіну для України, але є ще над чим працювати, є ще життєво необхідні рішення, які очікують на остаточне схвалення і виконання. ज़ापोरिज़िया से 150 किलोमीटर पश्चिम में एक शहर क्राइवी री में रूस के हमलों के बाद का हाल देखिए। यहां रूस की मिसाइलों से अटैक किया गया और फिर एक अपार्टमेंट में कुछ लोग मलबे में फंस गए। यूक्रेन की पुलिस इन्हें मलबे से निकालने की कोशिश कर रही है। फंसे हुए लोगों में 2 छोटे बच्चे और एक महिला भी है। इस शहर पर हुए हमले में 4 लोगों की मौत हुई है। इसमें एक छोटा बच्चा भी है। 13 से ज्यादा लोग घायल हुए हैं। यहाँ ऐसे लोगों को मलबे से कई घंटों बाद निकाला गया है और कुछ तो बचाए जाने की उम्मीद भी छोड़ चुके थे। पुतिन ने जो 70 से ज्यादा मिसाइलों से हमला किया, उनमें 40 तो सिर्फ कीव पर दागी गई। इससे जाहिर है कि पुतिन का बड़ा टारगेट अब भी कैपिटल कीव बनी हुई है। В пятницу, 16 декабря, по системам военного управления, оборонно-промышленного комплекса и обеспечивающим их объектам энергетики Украины нанесен массированный удар высокоточным оружием большой дальности воздушного и морского базирования. Цель удара достигнута. Все назначенные объекты поражены. सवाल ये भी है कि पुतिन बिजली वाले पावर सेंटर पर तो हमला कर रहे हैं, लेकिन वो ज़ेलेंस्की यानी यूक्रेन के पॉलिटिकल पावर सेंटर पर हमले से क्यों बच रहे हैं?
फीफा वर्ल्ड कप को डिजिटल मीडिया पर बड़ी कामयाबी हासिल हुई है। ये पहली बार हुआ है जब डिजिटल व्यूअरशिप ने टीवी को पीछे छोड़ दिया है। जी हाँ, 11 करोड़ से ज्यादा लोगों ने फीफा वर्ल्ड कप को डिजिटल प्लेटफॉर्म पर देखा है। इससे भारत डिजिटल व्यूअरशिप में बड़े मार्केट के तौर पर बनकर उभरा है। स्पोर्ट्स 18 और जियो सिनेमा पर 40 बिलियन मिनट वॉच टाइम रिकॉर्ड किया गया। टूर्नामेंट के दौरान जियो सिनेमा iOS और एंड्रॉइड पर डाउनलोड होने वाला नंबर 1 फ्री ऐप रहा है। फीफा वर्ल्ड कप के फाइनल को जियो सिनेमा पर 3 करोड़ 20 लाख लोगों ने देखा। फीफा वर्ल्ड कप में भारत की मौजूदगी न होने के बावजूद इस साल का फीफा वर्ल्ड कप डिजिटल मीडिया पर दुनिया का सबसे ज्यादा देखे जाने वाला खेल टूर्नामेंट बन चुका है। जियो सिनेमा और स्पोर्ट्स 18 पर फैंस को वर्ल्ड क्लास स्टूडियो के अलावा फुटबॉल की दुनिया के दिग्गज खिलाड़ियों के साथ प्रसारण देखने को मिला है। जी हाँ, और इसके दौरान अलग अलग सेक्टर के 50 से ज्यादा ब्रांड वायाकॉम 18 स्पोर्ट्स से जुड़े। और ऑन साइड है यहाँ पे मार्टिनेज कि इस टीम में वो हीरा है जो इस पत्थर और ईंट की लड़ाई। मेसी हुए सफल अदा के साथ। फीफा वर्ल्ड कप के डिजिटल प्रसारण में जियो सिनेमा और स्पोर्ट्स 18 ने बड़ी उड़ान भरी है। 2022 के निराशा नहीं, बहुत ज्यादा खुशी फीफा वर्ल्ड कप को डिजिटल मीडिया पर बड़ी कामयाबी हासिल हुई है। ये पहली बार हुआ है जब डिजिटल व्यूअरशिप ने टीवी को पीछे छोड़ दिया है। 11 करोड़ से ज्यादा लोगों ने फीफा वर्ल्ड कप को डिजिटल प्लेटफॉर्म पर देखा है और इससे भारत डिजिटल व्यूअरशिप में बड़े मार्केट के तौर पर बनकर उभरा है। स्पोर्ट्स 18 और जियो सिनेमा पर 40 बिलियन मिनट वॉच टाइम रिकॉर्ड किया गया है। टूर्नामेंट के दौरान जियो सिनेमा iOS और एंड्रॉइड पर डाउनलोड होने वाला नंबर 1 फ्री ऐप रहा है। फीफा वर्ल्ड कप के फाइनल को जियो सिनेमा पर 3 करोड़ 20 लाख लोगों ने देखा। फीफा वर्ल्ड कप में भारत की मौजूदगी न होने के बावजूद इस साल का फीफा वर्ल्ड कप डिजिटल मीडिया पर दुनिया का सबसे ज्यादा देखे जाने वाला खेल है। जियो सिनेमा और स्पोर्ट्स 18 पर फैंस को वर्ल्ड क्लास स्टूडियो के अलावा फुटबॉल की दुनिया के दिग्गज खिलाड़ियों के साथ प्रसारण देखने को मिला। खुशी है। और इस दौरान अलग अलग सेक्टर के 50 से ज्यादा ब्रांड वायाकॉम 18 स्पोर्ट्स से जुड़े। जरूर VAR चेक भी करेगा। जी हाँ, फिलहाल तो गोल स्टैंड। फीफा वर्ल्ड कप के डिजिटल प्रसारण में जियो सिनेमा और स्पोर्ट्स 18 ने बड़ी उड़ान भरी है। व्यूअरशिप के मामले में जियो सिनेमा और स्पोर्ट्स 18 ने सारे रिकॉर्ड्स तोड़ दिए हैं। फीफा वर्ल्ड कप के दौरान जियो सिनेमा और स्पोर्ट्स 18 को रिकॉर्ड व्यूअरशिप मिली है। ये पहली बार हुआ है जब डिजिटल व्यूअरशिप ने टीवी को पीछे छोड़ दिया है। फीफा वर्ल्ड कप को 11 करोड़ से ज्यादा दर्शकों ने इस बार डिजिटल प्लेटफॉर्म पर देखा है। इससे भारत डिजिटल व्यूअरशिप में बड़े मार्केट के तौर पर बनकर उभरा है। स्पोर्ट्स 18 और जियो सिनेमा पर 40 बिलियन मिनट वॉच टाइम रिकॉर्ड किया गया है। टूर्नामेंट के दौरान जियो सिनेमा iOS और एंड्रॉइड पर डाउनलोड होने वाला नंबर 1 फ्री ऐप रहा। अकेले फीफा वर्ल्ड कप के फाइनल की बात करें तो जियो सिनेमा पर 3 करोड़ 20 लाख लोगों ने ये मैच देखा। फीफा वर्ल्ड कप में भारत की मौजूदगी न होने के बावजूद इस साल का फीफा वर्ल्ड कप डिजिटल मीडिया पर दुनिया का सबसे ज्यादा देखे जाने वाला खेल टूर्नामेंट बना है। आज तक को पछाड़ न्यूज़ 18 इंडिया बना भारत का नंबर 1 न्यूज चैनल। देखते रहिए न्यूज़ 18 इंडिया।